फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो पर्यावरण का थ्योरी प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम पारिस्थितिक तंत्र के सेकंड पार्ट को डील करेंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की बेसिक जानकारी दी थी। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनते हैं, चाहे वो जीव भार का हो, संख्या का हो या ऊर्जा का हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक पिछले लेक्चर में छूट गए थे, जैसे खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले थ्योरी के रूप में देखेंगे, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ताकि इस टॉपिक से जो भी पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है वो पूरे कवर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हमने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे पारिस्थितिकी क्या होता है, उसकी उस शब्द को किसने दिया था, परिभाषा क्या है ना। आज थोड़ा सा देखते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं उन्हें हम तीन तरीके से देखेंगे। एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक, है ना। तो उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सीधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक घटकों से अपना भोजन बनाते हैं। अजैविक घटकों से मतलब ताप, दाब, वायु, ये सब अजैविक घटक है ना। तो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके ये अपना भोजन बनाता है। कौन? हरे पौधे, है ना। तो हरे पौधे आ जाएंगे इस श्रेणी में। और कौन आएंगे? कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल, है ना। तो कुछ जीवाणु, शैवाल और हरे पौधे जो हैं इस श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को हम तीन टाइप से देखेंगे। उपभोक्ता को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु, मतलब जो पेड़ पौधे से या जो उत्पादक है उन्होंने जो उत्पादन किया उस पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी ये शाकाहारी हुए, जैसे खरगोश, गाय, है ना, हिरण, बकरी, ये क्या करते हैं? जो हरे पौधों ने अपना भोजन बनाया है ना, तो उन्हीं हरे पौधों पर या फिर उत्पादक पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, यानी ये शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, जैसे सांप हो गया, है ना। तो मैंने क्या बोला? प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहा है? उत्पादक पर निर्भर कर रहा है ना, वो शाकाहारी है। ठीक है, और इन्हीं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाता है उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तो जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। वो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है। ठीक है, इसमें कौन आएगा आपका? शेर आ गए, है ना, बाघ। तो ये सभी जो है उपभोक्ता के टाइप से आपको याद रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब देखते हैं अपघटक के बारे में। तो अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक वे होते हैं जो मृत और कार्बनिक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो मृत पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ है उसे सरल अकार्बनिक पदार्थों में वियोजित करते हैं, अपघटित करते हैं। ठीक है, और इस श्रेणी में कौन आते हैं? तो जो बैक्टीरिया है, माने जीवाणु, है ना, कवक, ये सभी इस श्रेणी में आते हैं। तो ये तो मैंने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में बताया। ठीक, अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में। तो हम इसे दो तरीके से देखेंगे, एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक है मानव निर्मित। ठीक है, यानी कृत्रिम। ठीक है, तो एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम। तो इन दो तरीके से हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को देखेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र में क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें क्या होता है कि ये सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, और लेकिन ये मनुष्य द्वारा नहीं बनाया होता, प्रकृति निर्मित है, मनुष्य इसे नहीं बनाता, इसलिए इसे प्राकृतिक कहते हैं। जैसे हो गया वन, है ना, वन हो गया,
नदी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गए, ये सभी मनुष्य नहीं बनाता, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। वैसे ही जो मानवीय तंत्र है या मानवीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित होता है और ये भी सूर्य विकिरण पर ही निर्भर होता है, लेकिन इसे मनुष्य बनाता है। जैसे खेत हो गया, बगीचा हो गया, कृत्रिम तालाब जो बनाता है, वो सभी मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए देखते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये ऊर्जा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जीवों में। तो सिंपल सी चीज़ है, खाद्य पदार्थों से, फूड से आएगी ना। हम जब खाना खाते हैं तो उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारे अंदर? तो खाना है ना। तो किसी भी जीव में ऊर्जा कहाँ से आएगा? खाद्य पदार्थों से आएगा, है ना। खाद्य पदार्थों से आ रहे, फूड से आ रहे। तो ये फूड क्या है? फूड क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। फूड क्या है ना। तो वे सभी पदार्थ है ना जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ही फूड कहते हैं, खाद्य कहते हैं। ठीक है, वे जो भी पदार्थ जिसे हम खाते हैं और उसके ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसे हम फूड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो उत्पादक होते हैं, है ना, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है ना। और इस तरह से एक चेन बन रहा है। मतलब उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? द्वितीयक उपभोक्ता ने। और ये प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से एक चेन बन रही है, श्रृंखला बन रही है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य यानी फूड, श्रृंखला मतलब चेन। फूड चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ठीक है, उत्पादक को कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? तृतीयक। तृतीयक जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, उससे द्वितीयक में, फिर तृतीयक में। ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, रिवर्स नहीं होता कि मतलब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता से वो एनर्जी जो है वो उत्पादक पे जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर एक ही दिशा में होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का अगर उदाहरण देखें तो घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और मोर मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जो घास है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया, है ना, यानी उत्पादक है वो। फिर उसको कौन खा रहा है? टिड्डा। ठीक है, उस घास पर कौन निर्भर कर रहा है? टिड्डा। ठीक है, उस टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक। उस मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और उस सांप को कौन खा रहा है? मोर। तो इस तरह से एक चेन बन गई, श्रृंखला बन गई, है ना। कैसे? देखिए, घास, फिर टिड्डा, उसको खाया मेंढक, फिर उसको खाया सांप और उसको खाया मोर, है ना। तो एक श्रृंखला हो गई। ऐसे ही और एग्जाम्पल होंगे, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने देखा ना, खाद्य श्रृंखला एक जो क्रम बनता है, श्रृंखला बनती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वैसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है ना, वो आपस में जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी होती है और ये आपस में जुड़कर एक वेब का या जाल का निर्माण करती है, उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि घास है, उसको खाया किसने? पहले बोला टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेंढक ने, है ना। तो क्या उस घास को सिर्फ टिड्डा ही खाएगा? खरगोश भी खा सकता है ना, खरगोश भी खा सकता है। तो उस घास को जैसे खरगोश ने खाया तो उस खरगोश को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है ना। तो एक और श्रृंखला बन गई, लेकिन घास से जुड़ी हुई है ना। वैसे ही आप देखेंगे जो खरगोश है, क्या उसे सिर्फ शेर खा सकता है? उसे सांप भी खा सकता है ना। तो जो विभिन्न श्रृंखलाएं हैं, खाद्य श्रृंखलाएं हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं और एक जाल का निर्माण करती है, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब देखते हैं 10% के नियम के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम हॉल में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है 10% के नियम से। ठीक है, 10% का नियम किसने दिया था? लिंडे-मैन ने दिया था। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसने दिया था? लिंडे-मैन ने दिया था। और ये है क्या? 10% का नियम। तो जैसे मैंने अभी खाद्य श्रृंखला में बताया ना कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है कि देखिए जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है? ना तो ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है ना। मतलब ऊर्जा जो है वो क्या कर सकती, ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ भी जो है उसमें मतलब ऊर्जा का जो है वो ना उत्पादन हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। मतलब जो उत्पादक है वो सूर्य ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं ना, सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो सौर ऊर्जा को वो रूपांतरित कर रहे हैं किसमें? खाद्य ऊर्जा में और ताप ऊर्जा में। ठीक है, तो यही खाद्य ऊर्जा ताप ऊर्जा के रूप में एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इस ट्रांसफर होने के क्रम में जो उत्पादक है ना, जो उत्पादक है वो सूर्य ऊर्जा का जो उपयोग करके खाद्य ऊर्जा में भोजन को संचित करते हैं ना, खाद्य ऊर्जा के रूप में भोजन का संचय करते हैं। उसे जब शाकाहारी जंतु खाता है या प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो वो उस ऊर्जा का केवल 10% ही अपने अंदर संचित कर पाता है। ठीक है, कितना? केवल 10%। उस ऊर्जा को जब उसको खाता है, मतलब उत्पादक को खाता है, तो उससे जो उसको ऊर्जा मिलती है उसका केवल 10% ही अपने अंदर संचय कर पाता है, और बाकी का जो 90% है उसके जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, संचय कितना हो रहा है? केवल 10%। यही द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता पर भी लागू होता है। जब वो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तो उसका केवल 10% ऊर्जा ही अपने अंदर संचित कर पाता है और 90% जो है वो दैनिक क्रियाकलापों में खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसे ही 10% का नियम कहते हैं। यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है या ऊर्जा जो है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितना प्रतिशत संचित होती है? तो 10% संचित होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे संबंध होते हैं, बहुत जो विविध संबंध हैं, जैसे संख्या हो गया। ठीक है, मतलब जो जीवों की संख्या हो गई, बायोमास यानी जीव भार है ना, और जो ऊर्जा है, इन सभी को एक आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, एक आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है जो एकदम पिरामिड के रूप में होता है, इसलिए इसे पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, बोला मैंने कि पारिस्थितिक तंत्र में जो हम खाद्य श्रृंखला देखेंगे ना, उसमें जो ऊर्जा का स्तर है, संख्या है या बायोमास यानी जीव भार है, तो उसमें जो हास होता है ना एक पिरामिड के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए हम उसे पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसे हम 3 टाइप से देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनते हैं उसे 3 तरीके से देखेंगे। कौन कौन सा? तो एक संख्या का पिरामिड, दूसरा जैवभार यानी बायोमास का पिरामिड, और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, संख्या, बायोमास और ऊर्जा, इन 3 तरीके से हम जो पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड होते हैं उसे देखेंगे। देखिए जो तीनों पिरामिड है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही चीज़ें पूछती है और कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जो संख्या का पिरामिड है और बायोमास का पिरामिड है यानी जैवभार का पिरामिड है, ये उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ठीक है, सीधा भी बनेगा उल्टा भी बनेगा, और यही सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम हॉल में क्रिएट करती है कि कौन सा पिरामिड सीधा बन रहा है, कौन सा उल्टा बन रहा है। तो अभी मैं जब आपको आगे बताऊंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, संख्या का पिरामिड और जैवभार का जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है, वो सीधा भी बन सकता है उल्टा भी बन सकता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। ओके, लेकिन संख्या का और जैवभार का हमेशा सीधा भी बन सकता है या उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, जो सीधा पिरामिड बनता है ना, पिरामिड क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है ना। तो सीधा और उल्टा में क्या डिफरेंस है? जो सीधा पिरामिड होता है उसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष जो है वो नुकीला होता है। ठीक है, आधार चौड़ा है, शीर्ष नुकीला है। वैसे ही जो उल्टा पिरामिड बनेगा, जस्ट उल्टा होगा इसका, उसका
आधार नुकीला होगा और शीर्ष जो है वो चौड़ा होगा। ठीक है, मतलब हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा उल्टे वाले में, है ना। लेकिन जब हम सीधे वाले में जाएंगे तो सीधे से ऊपर जाएंगे तो हास होते जाएगा, यानी छोटा होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो सीधा और उल्टा हो गया। अब देखते हैं जो संख्या का पिरामिड है वो क्या होता है। ठीक है, संख्या पिरामिड में क्या होता है, जो उत्पादक है और उपभोक्ता है उनके बीच जो संख्या है उसके संबंधों का अध्ययन हम संख्या पिरामिड में करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है उनके बीच उनकी संख्याओं के बीच संबंधों का अध्ययन हम संख्या पिरामिड में करते हैं। ठीक है, जैसे उत्पादक और उपभोक्ता मैंने कितने प्रकार के बताए, 3। जो विभिन्न स्तर के जो उपभोक्ता है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बीच जो संख्या है, इनके संख्याओं के बीच का जो संबंध है उसे हम संख्या पिरामिड में देखेंगे। जो संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा उसमें क्या होगा, उत्पादक की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, उत्पादक की संख्या ज़्यादा होगी, फिर उस पर निर्भर करने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक से कम होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता से जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से कम होंगे, और वैसे जो तृतीयक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उपभोक्ता से कम होंगे। यानी घटते क्रम में जा रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा कौन है, सीधे वाले पिरामिड की बात कर रही हूँ ना, सीधे पिरामिड में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पादक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक, फिर लास्ट में तृतीयक, है ना। ये सीधा पिरामिड बनेगा। जीव संख्या के बारे में बता रही हूँ, संख्या पिरामिड है ना। अब उल्टा पिरामिड में क्या होगा, जो उत्पादक है वो कम होंगे, उससे अधिक कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, और उससे भी अधिक कौन होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, और उसमें सबसे अधिक कौन होंगे, तृतीयक उपभोक्ता। यानी उल्टा बना इसमें, है ना। तो जो सीधा पिरामिड है, संख्या का जो सीधा पिरामिड है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो घास के मैदान हो गए, है ना, यहाँ पे आपको सीधा पिरामिड देखने को मिलेगा। जो तालाब है, तालाब में भी आपको सीधा पिरामिड देखने को मिलेगा संख्या का। ठीक है, और उल्टा पिरामिड, संख्या का उल्टा पिरामिड आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो जो वन है ना, वनों में देखने को मिलेगा। क्यों, देखिए वन तो बहुत बड़े होते हैं आकार में, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। उस पर निर्भर करने वाले जो जीव जंतु है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। आप देखेंगे एक ही वृक्ष पे इतने सारे पक्षियाँ बैठे होते हैं ना, एक ही वृक्ष पे बहुत सारे जानवर जो है निर्भर कर सकते हैं। तो वन का जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। ठीक है, लेकिन घास का और जो तालाब है उसका पिरामिड सीधा बनेगा, संख्या का, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सारी चीज़ें ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, अब देखिए जयभार का पिरामिड कैसे बनेगा, है ना। जैसे हमने देखा कि संख्या वाले में हम उत्पादक की और उपभोक्ता की संख्याओं के भी संबंध को दर्शा रहे थे ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, उनके जो जयभार है, संपूर्ण जो भार है उसके बीच संबंध को दर्शाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो सकल मतलब संपूर्ण जो भी पोषण स्तर होते हैं ना, चाहे वो उत्पादक हो या प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो ना, तो उस श्रेणी में आने वाले संपूर्ण जीवों के भार का हम मापन करेंगे। ठीक है, और उनके बीच संबंधों को दर्शाएंगे जयभार पिरामिड में। ठीक है, मतलब जितने भी उत्पादक होते हैं उनका भार कितना होता है। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सकल ना, ऐसा नहीं कि जैसे हिरण का 10 किलो मान लेते हैं, खरगोश का 1 किलो, तो अलग अलग नहीं, सबको मिलाकर प्राथमिक उपभोक्ताओं के जयभार का मापन करेंगे। जो शुष्क उनका भार होता है उनका मापन करते हैं इसमें। ठीक है, और फिर द्वितीयक का भी वैसे ही, तृतीयक का भी वैसे ही। तो इसमें जयभार या बायोमास के आधार पर पिरामिड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे जयभार का पिरामिड कहते हैं या बायोमास का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप से बनते हैं, मैंने आपको बताया, एक सीधा और एक उल्टा। अब देखना यह है कि जो जयभार का पिरामिड है वो सीधा कहाँ बनेगा और उल्टा कहाँ बनेगा। ठीक है, यही तो कन्फ्यूजन होता है ना, यही सारी चीज़ें याद रखनी कि संख्या का पिरामिड किसका सीधा बन रहा है, किसका उल्टा बन रहा है, जयभार का पिरामिड किसका सीधा बन रहा है, किसका उल्टा बन रहा है। तो जयभार के में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी स्थल के पारितंत्र होंगे, जो भी स्थल के पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसका जो जयभार का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और जो जलीय तंत्र है, जलीय पारितंत्र है, उसका जो जयभार का पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनेगा। देखिए वजह क्या है, वजह यह है कि जो पादप प्लवक होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे जो भी जलीय सतह पर फैले होते हैं, लेकिन उनका वजन जो है, भार जो है वो कम होता है। लेकिन उनको खाने वाले जो उपभोक्ता हैं, चाहे वहाँ के प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, जैसे आप मछलियाँ देखेंगे, अन्य जीव देखेंगे, उनका वजन उनसे अधिक होता है ना। इसलिए जो जलीय पारितंत्र है उसका जो पिरामिड है, जयभार का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है।
और ऊर्जा की पिरामिड की बात कहूँ तो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो कोई भी पारितंत्र हो, है ना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा ही बनेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है सभी पारितंत्र में समान रूप से होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ओके, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचाने। ठीक है, क्या खाद्य श्रृंखला दिया है? पादप, कीट, मेंढक, फिर उसको बाद ब्लैंक है, मतलब ए है, फिर बाज, है ना। तो इस पे ए क्या होगा, आपको इसे ही पहचानना है। तो क्या मेंढक को तोता खाएगा? नहीं। मेंढक को खरगोश खाएगा? नहीं। मेंढक को बाघ खाएगा? नहीं। तो इसमें जो क्रम है इसको आपको अरेंज करना है ताकि जो खाद्य श्रृंखला है वो कंप्लीट हो सके। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोबरा, है ना। कोबरा को अगर हम यहाँ फिट करते हैं तो देखिए पादप को कीट खा रहा है, फिर कीट को मेंढक, फिर मेंढक को कौन खा रहा है? कोबरा, और इस कोबरा को कौन खा सकता है? बाज, है ना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी कोबरा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ठीक है, एक आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा कौन होगा? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। ठीक है, तो प्रथम पोषण स्तर पर कौन होगा? हमेशा उत्पादक होगा। ठीक है, इसको याद रखना आपको, प्रथम पोषण स्तर पर कौन होगा? उत्पादक होगा। तो इसका आंसर क्या है? डी, उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, शाकाहारी। तो अभी मैंने बताया ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं, और उत्पादक को खाने वाले क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, चौथा देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। तो किसकी होगी? देखिए जो भी खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो उत्पादक की होती है ना। तो इसका आंसर क्या है? बी, उत्पादक। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से संचालित होता है। शाकाहारियों से मांसाहारियों तक ऊर्जा का स्थानांतरण की औसत कुशलता होती है 5%, 10%, 25%, 50%। तो मैंने अभी आपको 10% का नियम बताया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 10%। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है, कौन सा सर्वाधिक स्थायी है? तो जंगल, रेगिस्तान, पर्वत और सागर। तो देखिए समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो सर्वाधिक स्थायी होता है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो सागर जो है वो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सागर। एक वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों पर न्यूनतम निर्भर होते हैं। उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता की विषम संख्या, उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है। डी, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक और सबसे सशक्त होती है। तो देखिए जो उत्पादक है, मैंने बोला ना, उनकी संख्या अधिक होगी प्राथमिक उपभोक्ता से, तभी तो खाद्य श्रृंखला चलेगी ना। नहीं तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी? तो ऑप्शन सी इसका सही है। जो ऑप्शन सी है क्या बोल रहा है? उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है, ये सही है। ठीक है, आठवां है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? मुक्त ऊर्जा का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का। तो अभी हमने पढ़ा ना, ऊर्जा का एक दिशा में परिवहन होता है ना। तो इसका आंसर क्या है? ए, मुक्त ऊर्जा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, घास के मैदान वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड कैसे होगा? सदैव सीधा होगा। मैंने बताया था आपको, है ना, कि जो घास का मैदान है, तालाब है, इसका जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है ना, और जो वन है उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए संख्या पिरामिड संबंधित है क्षेत्र में प्रजातियों से, किसी समुदाय में जीवों से, एक पोषण स्तर में जीवों से, और समुदाय में उप जातियों से। तो क्या होगा इसका आंसर? एक पोषण स्तर में जीवों से। ठीक है, संख्या का पिरामिड क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, एक पोषण स्तर में जीवों से।
सही खाद्य श्रृंखला बताए। घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, फिर है घास, लोमड़ी, खरगोश, चिड़िया, फिर है घास, जंतु प्लवक, मछली, फिर है गिरी हुई पत्तियां, लोमड़ी, कीटों के लार्वा, परितंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? घास को लोमड़ी खाएगी क्या, फिर उसको खरगोश खाएगा क्या? तो ये गलत है ना। घास को जंतु प्लवक फिर मछली खाएगी क्या? नहीं, गलत है ना। गिरी हुई पत्तियां फिर लोमड़ी, तो ये भी गलत है। तो पहला क्या दिया है? घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प। तो इसमें घास क्या है? उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प जो है तृतीयक उपभोक्ता। तो यही क्रम जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को पूर्णतया हटा दिया जाए तो इसकी क्रियाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि ए ऊर्जा चक्र अवरुद्ध हो जाएगा, बी शाकाहारियों को सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी, सी खनिज संचरण अवरुद्ध हो जाएगा, डी अपघटन की दर बढ़ जाएगी। तो अपघटक ही नहीं रहेगा तो अपघटन की दर बढ़ेगी क्या? नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी खनिज संचरण अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी खनिज संचरण अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है? उत्पादक है क्या? नहीं। केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए, उत्पादक तो नहीं है। उत्पादक है क्या? नहीं है। केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, तो केवल नहीं है। देखिए, आप देखेंगे कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, है ना। तो ये प्राथमिक भी होंगे और द्वितीयक भी होंगे। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 14वां प्रश्न है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, समुद्री अतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मैंने बताया था ना 10% नियम, यानी घट रही है। तो जो ऊर्जा की मात्रा है एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, ऑप्शन बी घटती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? जो सबसे ऊपर होता है ना पोषण स्तर, मैंने बताया था जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, है ना। तो इन पोषण स्तरों में जो सबसे ऊपर होता है उसे ही उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो कौन होगा इसमें? ऑप्शन सी सर्वाहारी। ठीक है, ऑप्शन सी सर्वाहारी। अगला देखते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का पिरामिड हमेशा कहाँ उल्टेगा? जल वाले में, है ना। तो वन होगा क्या? नहीं होगा। तालाब हो सकता है ना। घास स्थल नहीं होगा, शुष्क स्थल नहीं होगा। मतलब जो भी जलीय तंत्र होंगे उसमें जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिए 18वां प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के जो चक्रण है उसे क्या कहते हैं? तो भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, 2 बार हो गया, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? ए बबूल, बी पीपल, सी नीम और डी यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर क्या है? यूकेलिप्टस। क्योंकि देखिए यूकेलिप्टस जो है वो अत्यधिक जल संग्रह करता है, अत्यधिक जल का जो है ग्रहण करता है। इसके कारण इसे पर्यावरण का शत्रु के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि इसे जिस स्थान पर भी लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, इसलिए यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक मित्र नहीं माना जाता। ठीक है, वैसे ही 20वां प्रश्न क्या है? स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? ए तालाब एवं दलदल, बी झरना एवं नदी, सी तालाब एवं नदी, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए लैंटिक आवास क्या होता है? तो स्थिर जल के जो आवास होते हैं उसे लैंटिक आवास कहते हैं। ठीक है,
जो स्थिर जल के आवास होते हैं उसे लैंटिक आवास कहते हैं। इसमें आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय, जो स्थिर जल है ना उसके आवास को ही कह रहे हैं। तो ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, झरना और नदी। नदी तो बह रहा है इसलिए ये कट गया। तीसरे में भी नदी है इसलिए ये भी कट गया। तो बचा क्या, ए, तालाब एवं दलदल। तो तालाब और दलदल जो है वो लैंटिक आवास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।